Good morning, class 7. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, after half yearly examination, today we are going to start chapter 10 of science. Okay? The chapter name of chapter 10 is respiration in organisms. Respiration means आप लोग समझ सकते हैं कि रेस्पायर करना यानी कि सांस लेना, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट जो है। एंड इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, द टॉपिक्स आर व्हाई डू वी रेस्पायर, हम लोग रेस्पायर क्यों करते हैं। देन ब्रीदिंग, वी लर्न अबाउट द प्रोसेस ब्रीदिंग, हाउ डू वी ब्रीथ, सांस किस तरह से हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, जो सांस हम लोग छोड़ते हैं उसमें क्या रहता है, क्या ब्रीथ आउट करते हैं हम लोग। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, इतने देर तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो बेसिकली ह्यूमन के बारे में था। तो अब दूसरे एनिमल्स जो है वो किस तरह से ब्रीदिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, ब्रीदिंग अंडर वाटर, वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो किस तरह से अपना सांस लेते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट द लास्ट टॉपिक इज डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, प्लांट्स जो है क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। One day Bojo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. तो एक दिन बोजो बहुत खुशी के साथ, बहुत मतलब मन में बहुत इच्छा लेके इंतजार कर रहे थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, जो लोग कि 1 साल बाद आ रहे थे उस शहर में। He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. तो वो बहुत खुश थे, वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उसका खुशी, तो वो उतावला हो रहा था बस स्टॉप में खड़े होके उन लोगों को रिसीव करने के लिए वो वहाँ पे था, लेकिन वो बेचैन हो जा रहा था। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. वो दौड़ के बस स्टॉप में गए, ओके, वो दौड़ के बस स्टॉप में चले गए कुछ ही मिनट्स में। He was breathing rapidly. तो इतना खुशी के मारे दौड़ के बस स्टॉप में गए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो रियलाइज किया कि वो बहुत तेजी से सांस ले रहा है। His grandmother asked him why he was breathing so fast. तो बोजो की ग्रैंडमदर उससे पूछ रहे हैं कि तुम इतना तेजी से सांस क्यों ले रहे हो। बोजो told her that he came running all the way. तो बोजो ने बताया कि पूरे रास्ता वो दौड़ते हुए आए। But the question got stuck in his mind. वो तो खुद तो बता दिए कि हम दौड़ते हुए आए इसलिए तेजी से हम सांस ले रहे हैं, लेकिन उसके मन में एक क्वेश्चन बैठ गया। क्या क्वेश्चन था वो? He wondered why running makes a person breathe faster. एक इंसान जब दौड़ता है तो उसका ब्रेथ इतना फास्ट क्यों हो जाता है? The answer to Bojo's question lies in understanding why we breathe. तो हम लोग क्यों सांस लेते हैं ये हमें जानना जरूरी है उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। ओके, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो होल प्रोसेस है उसका एक पार्ट है ब्रीदिंग। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। तो चलो रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाई डू वी रेस्पायर, हम लोग रेस्पायर क्यों करते हैं। In chapter 2 you learn that all organisms are made of small microscopic units called cells. चैप्टर 2 में आप पढ़ चुके हैं कि हर एक ऑर्गेनिजम्स जो छोटा छोटा यूनिट से बनता है जिसका नाम है सेल, है ना। तो बहुत सारा सेल मिलके टिश्यूज बनता है, बहुत सारा टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह के कुछ ऑर्गन सिस्टम मिलके बनता है एक बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म। A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. तो एक सेल को आप सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का। ओके, each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. तो हर एक सेल जो होता है उसका
कुछ अलग अलग काम भी होता है। जैसे कि ये सेल क्या करते हैं कि जो सर्टेन फंक्शंस ये करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन लेना, फिर ट्रांसपोर्ट, कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रिएशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रिएट कर देता है, देन रिप्रोडक्शन भी होता है। टू परफॉर्म दिस फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। तो ये जितना फंक्शंस है जो कि एक सेल करता है, वो करने के लिए उस सेल को क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। तो आपको क्या लगता है, हम बैठे रहते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता है, हम सोए रहते हैं तो एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता है, हम अगर बुक्स पढ़ते हैं तो एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ दौड़ने, भागने में, कूदने में एनर्जी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप अगर ज़्यादा थके हुए होते हो तो आपको बैठने में भी तकलीफ होता है, आप सीधा जगह सो जाते हो। तो ये सारे काम जो हम लोग करते हैं, सोए रहने के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ता है, क्योंकि जब आप सोए रहते हो तो आपका हार्ट चलता है, आपका ब्रेन का कुछ पार्ट्स उस टाइम पे काम कर रहा होता है, तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होता है। बट व्हेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? एनर्जी चाहिए सब बोल रहे हैं आप तब से। एनर्जी कहाँ से आता है? कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? तो क्या आप ये बता सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपको हमेशा कहते हैं खाना खाओ, सही ढंग से नहीं खा रहे हो, ये नहीं खा रहे हो, वो नहीं खा रहे हो, सारे चीज़ खाने हैं, टाइम पे खाना खाने हैं, ये हमेशा बोलते रहते हैं ना। आपको जो पसंद नहीं होता है वो भी आपको जबरदस्ती खिलाया जाता है। इसका रीजन क्या है? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फूड जो होता है, फूड में एनर्जी स्टोर किया हुआ रहता है। फूड हम लोग खाते हैं, खाने के बाद भी एनर्जी हमें नहीं मिलता। एनर्जी कब मिलता है? जब डाइजेस्ट होता है, नहीं तब भी नहीं मिलता। डाइजेस्ट होके फूड पार्टिकल्स आपके ब्लड में तो मिल जाता है, लेकिन तभी भी एनर्जी नहीं मिलता। एनर्जी मिलता है जब आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, करते वक्त जो ऑक्सीजन है वो जब हर एक सेल में पहुंचता है, फूड पार्टिकल्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, करने के बाद आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो रेस्पिरेशन भी बहुत जरूरी है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो इसलिए सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पायर करता है, क्योंकि विदाउट रेस्पिरेशन उसको एनर्जी नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। तो ब्रीदिंग के टाइम पे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, क्या ब्रीदिंग करते हैं? हवा को, एयर को। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। तो एयर में जो ऑक्सीजन रहता है ये तो आपको पता ही होगा, एयर में ऑक्सीजन रहता है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ इन करते वक्त सारे एयर हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है ना, विंड पाइप के थ्रू जाता है लंग्स में। लंग्स वहाँ से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को चुन लेता है, चुन के उसको अंदर कर देता है, और अंदर से जो ब्रेथ आउट करते हैं हम लोग, बेसिकली उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। तो जो ब्रीथ इन करते हैं हम लोग ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजन आपके हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है और हर एक सेल तक पहुंचता है वो ऑक्सीजन। ओके, इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो हर एक सेल में जब वो ऑक्सीजन पहुंचता है तो वो जो फूड आप पहले खाए थे, डाइजेस्ट होकर हर एक सेल तक पहुंचा था फूड, उस फूड के साथ वो ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट करता है, फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो प्रोसेस है जिसमें सेल में फूड ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज किया जाता है, उस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये हर एक ऑर्गेनिजम्स के सेल में होता है। इन द सेल द फूड is broken down into carbon dioxide and water using oxygen।
तो सेल में क्या होता है कि जो फूड है यानी कि ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किसके मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. तो जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ओके, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड जो है वो ब्रेकडाउन हो सकता है ऑक्सीजन के बिना। अभी हम लोग ऑक्सीजन के साथ देखें, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन भी फूड ब्रेकडाउन हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आप कहोगे अभी इस तब से आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन जब जाता है सेल में और फूड के साथ मिल के, फूड पार्टिकल के साथ मिल के केमिकली रिएक्ट करके फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड को ब्रेक डाउन करके। तो आप अभी कह रहे हैं कि विदाउट ऑक्सीजन भी फूड ब्रेक डाउन हो सकता है। हाँ, हो सकता है। उसका एग्जांपल अभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से होता है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। तो फूड का जो ब्रेकडाउन होता है बेसिकली वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो तो वो प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो वो प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। यू शुड नो that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. तो yeast नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो आपको पता है कि जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर सकता है। They are called anaerobes. ओके, जैसे anaerobic respiration, इस तरह इसका नाम है anaerobes. anaerobes, ओके, क्योंकि ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। तो जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो फूड ब्रेकडाउन होने में, वहाँ पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके फॉर्म करता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि नीचे देखो इक्वेशन दिया गया है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो और अगर फूड ब्रेकडाउन हो तो उसमें प्रोड्यूस होता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ईस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये ईस्ट जो है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही सेल है। जैसे कि आप लोग एमीबा को जानते हैं, तो उसी तरह दे रेस्पायर anaerobically and during this process yield alcohol। तो यीस्ट जो है अल्कोहल प्रोड्यूस होने में इसको यूज किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो ये जब एनारोबिकली रेस्पायर करता है उस टाइम क्या करता है कि ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। तो इसलिए अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसके मदद से वाइन, बियर, ये सारी चीजें बनाया जाता है। अब आते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हमारे बॉडी में हो सकता है। यस, आवर मसल सेल्स कैन आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। हमारे जो मसल सेल है वो भी एनारोबिकली रेस्पिरेशन कर सकता है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन बहुत कम समय के लिए। ओके, व्हेन देयर इज अ टेम्पोररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब आपके बॉडी में टेम्परेरी ऑक्सीजन का कमी हो उस टाइम थोड़ी देर के लिए ही ये कर सकता है एनारोबिकली रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हेवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। जब आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, आप बहुत ज़्यादा दौड़ लिए, साइकिलिंग कर लिए, बहुत देर तक आप चल रहे हो,
सॉरी स्विमिंग वगैरह कर रहे हो आप, तो उस टाइम क्या होता है कि आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन जो ऑक्सीजन का सप्लाई आपके बॉडी में है वो तो लिमिटेड है। आपको एनर्जी तो ज़्यादा चाहिए लेकिन सांस तो आप ज़्यादा नहीं ले पा रहे हो, फास्ट लेंगे तो, लेकिन कितना सांस ले पाएंगे, कितना ऑक्सीजन ले पाइएगा? तो उस टाइम आपके बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। Then anaerobic respiration takes place in the muscle cell to fulfill the demand of energy। तो उस टाइम आपके बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, और आपका जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी में होता है उसमें वो क्या आपको देता है? एक तो लैक्टिक एसिड और दूसरा एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में ही होता है। Have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? क्या कभी आपने सोचे कि आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं एक दिन, अभी आप अगर 50 पुशअप कर लेते हो, आपका अगर प्रैक्टिस ना रहा तो आपके मसल में क्रैम्प आ जाता है, टाइट हो जाता है। The cramps occur when muscle cells respire anaerobically। तो एक क्रैम्प कब आता है? जबकि आपका मसल सेल एनारोबिकली रेस्पायर करता है, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में आपका मसल अगर रेस्पायर करे तो। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड जो है वो पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, नहीं हो पाता है, तो उस टाइम आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है उस सेल में। द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प। तो ये जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है मसल में, इसी के लिए मसल क्रैम्प्स आ जाता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। तो उस मसल क्रैम्प्स से अगर आपको बचने हैं तो वहाँ पे आप गर्म पानी डाल सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे मसाज की ज़रूरत पड़ता है। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो? क्या आपको पता है कि ऐसा करने से क्यों ठीक हो जाता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज improves सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो हॉट वाटर अगर आप ऊपर से डालते हो या फिर मसाज अगर कर देते हो तो ब्लड सर्कुलेशन जो है उस एरिया में बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस। तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी ज़्यादा पहुँचेगा। मान लो इस मसल में अगर क्रैम्प आया है तो यहाँ पे मसाज देने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, या आप गर्म पानी में अगर डालते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ब्लड ही तो ऑक्सीजन को कैरी करता है ना? तो ब्लड जब ज़्यादा पहुंचेगा वहाँ पे, ज़्यादा सर्कुलेट करेगा उस एरिया से, तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा पहुंच पाएगा उस सेल में। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब ऑक्सीजन वहाँ पे पूरी तरह से पहुँच जाता है जितना ज़रूरत है, तो उस टाइम ऑक्सीजन जाके वो जो लैक्टिक एसिड है उसके साथ केमिकली रिएक्ट करके फर्दर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है उसको। ओके, तो उस लैक्टिक एसिड को क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्टार्टिंग से फिर से देख लीजिए। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी रेस्पायर, हम लोग रेस्पायर क्यों करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रीदिंग। तो इसके लिए देखो एक्टिविटी 10.1, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। आपके टीचर के सुपरविजन में ही ये एक्टिविटी आपको करने हैं। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट वॉच। आपका नॉस्ट्रिल्स यानी कि जहां से आप सांस लेते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स को और माउथ को क्लोजली इसको बंद कर लेना है। ओके, क्लोज कर लेना है टाइटली, एंड आपको घड़ी की तरफ देखना है। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? कुछ देर बाद आपको क्या महसूस होगा? अगर आप सांस रोक के रखेंगे तो क्या महसूस होगा कुछ देर बाद? हाउ लॉन्ग वेर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड? कितने देर तक आप इसको बंद करके रख सकते हैं? अभी
इस एक्टिविटी को करना है आपको, वीडियो पॉज कीजिए, एक्टिविटी को कीजिए, करके आप कमेंट करके बताइए कि इस एक्टिविटी करते वक्त एक तो पहला बंद करके रखने के बाद थोड़ी देर बाद आपको क्या महसूस हुआ, और दूसरा कि आप कितने देर तक बंद करके रख सकते हैं। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू वुड होल्ड योर ब्रेथ। तो कितने देर तक आप अपना सांस जो है रोक सके, इसको आप नोट डाउन करने के लिए बोला जा रहा है। तो ध्यान में रखना, जब ज़्यादा तकलीफ होगा तो हटा देना है हाथ को, ठीक है, क्योंकि आप अकेले कर रहे हो। यहाँ पे ये एक्टिविटी जो आप कर रहे हो अकेले कर रहे हो, तो अच्छे से करना है। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। तो ये एक्टिविटी करके आपको क्या पता चला कि विदाउट ब्रीथिंग आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs। तो breathing का मतलब होता है कि इसमें एयर अंदर लेना होता है जिसमें ऑक्सीजन हो, और एयर को बाहर लाना होता है शरीर के अंदर से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, है ना। और एक कैसे करते हैं हम लोग, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है बॉडी में उसके मदद से करते हैं। The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation। तो ये जो एयर को हम लोग अंदर लेते हैं बॉडी के, जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। और जो गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को, उसको हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन। It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism। तो ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ओके, एंड ये हमेशा के लिए चलता है जब तक कि एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, ठीक है। जन्म लेने से लेके मरने तक उसको हमेशा सांस लेते रहना होता है। ये जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसको करते रहना होता है। The number of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate। तो एक इंसान एक मिनट में जितने बार वो ब्रेथ लेते हैं और छोड़ते हैं उसको ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस ऑल्टरनेटिवली। तो ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है इसमें क्या होता है, एक बार इनहेल होता है तो दूसरे बार एक्सहेल होता है, ओके। एक बार इनहेल करते हो यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, दूसरे बार कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हो। तो ये ऑल्टरनेटिवली ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते रहता है। अ ब्रेथ मींस वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। तो एक ब्रेथ का मतलब है एक बार इनहेल करना और एक बार एक्सहेल करना, ओके। ये नहीं कि एक बार इनहेल करके आप उसको काउंट कर लिए, दूसरे बार एक्सहेल कर रहे हो तो उसको काउंट कर रहे हो, नहीं। एक बार इनहेल कर लिए, एक बार एक्सहेल कर लिए, यानी कि ऑक्सीजन को एक बार अंदर ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को एक बार बाहर कर दिए, तो एक ब्रेथ कंप्लीट होता है। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? क्या आप चाहते हो अपना ब्रीथिंग रेट कितना है ये काउंट करना? डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? तो क्या ये आप जानना चाहते हो कि ये जो ब्रीदिंग रेट है ये क्या हमेशा कंटिन्यू रहता है या इसमें भी कोई चेंजेस होता है बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो चलो ये एक्टिविटी जो है इसको करके आपको ये दो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एक्टिविटी 10.2, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। तो जनरली हमें पता नहीं चलता कि हम लोग सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप बातचीत कर रहे हो तो उस टाइम आपको पता नहीं चल पाता है कि आप सांस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, कब ले रहे हो, ये आप सोचने बैठ जाओगे। इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। आप अगर कोशिश करते हो तो आपका ब्रीदिंग रेट जो है उसको आप काउंट कर सकते हो। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। तो आपको क्या करने हैं, घड़ी की तरफ देखते हुए आपको काउंट करते रहना है। तो आपको देखना है कि एक मिनट में आप कितने बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हो। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स
as you exhaled। तो जब आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने बार आप एक्सेल किए हो उतने बार आप इनहेल भी किए हो। ठीक है, अगर आपका 70 टाइम्स अगर आप इनहेल कर लिए तो 70 टाइम्स आप एक्सेल भी किए होंगे। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट आफ्टर ब्रीथ्स वर्क एंड आफ्टर रनिंग। तो अब आपको क्या करने हैं कि यही चीज दोबारा आपको काउंट करने हैं, एक बार थोड़ी देर चलने के बाद, एक बार दौड़ने के बाद। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। तो इसको आपको रिकॉर्ड करते रहना है। ओके, यहाँ पे देखो आपको एक टेबल दिया गया है 10.1 चेंज इन ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो अलग अलग कंडीशन में आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो चेंजेस होते रहता है। कॉलम नंबर 1 में बताया गया नेम ऑफ द क्लासमेट, यहाँ पे आपका क्लासमेट का नाम लिखने हैं, फिर नॉर्मल टाइम पे उसका ब्रीथिंग रेट कितना है वो लिखना है। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स का नाम और नीचे देखो सेल्फ अपना खुद का, तो ये आप लिखेंगे। फिर आफ्टर अ ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट चलने के बाद जो आपका ब्रीथिंग रेट है उसको लिखना है। आफ्टर रनिंग फर्स्ट 100 मीटर, 100 मीटर का मान लो कोई कंपटीशन हो रहा है, इतना तेजी से आपको भागना है जितना जल्दी आप उसको कंप्लीट कर सके। उसके बाद एक बार आपको लेना है और एक बार एट रेस्ट पोजीशन में आके। ओके, tabulate your findings and compare your breathing rates under different conditions with those of your classmates। तो इसको आप कंप्लीट करोगे टेबल 10.1, उसके बाद ही आप कंपेयर कर सकते हैं। अपना खुद का ब्रीथिंग रेट कंपेयर कर लेना है अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन जो आपको दिया गया है, उसके बाद ब्रीथिंग रेट कितना बढ़ता है कितना घटता है, और अपने क्लासमेट के साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she breathes faster। तो इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलता है कि जो ज़्यादा जब मेहनत करेगा तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ेगा, और ऑक्सीजन करने के लिए आपको ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना पड़ेगा। Okay, as a result more oxygen is supplied to our cell। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ज़्यादा आप अगर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो तो ज़्यादा ऑक्सीजन आपके सेल तक पहुंचता है। सॉरी, इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये क्या करते हैं, ब्रेकडाउन प्रोसेस को फास्ट कर देता है और ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। Does this explain why do we feel hungry after a physical activity? तो क्या इससे आपको पता चल गया कि एक फिजिकल एक्टिविटी आप अगर करते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो उसके बाद भूख इतना तेज क्यों लगता है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? Next, activity 10.3. Figure 10.3 shows the various activities carried out by a person during a normal day। तो इसमें क्या है कि एक नॉर्मल डे में आप जो एक्टिविटीज करते हैं उसका कुछ फोटोज यहाँ पे दिया गया है। Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and which it will be the fastest? तो ये एक्टिविटी देख के आपको बताने हैं कि इसमें किसका ब्रीदिंग रेट जो है सबसे स्लो है और किसका ब्रीदिंग रेट सबसे फास्ट होगा। Assign numbers to the pictures in the order of increasing rate of breathing according to your experience। तो इस फोटो देख के आपको बताने हैं आपके अकॉर्डिंग कि किसका ब्रीदिंग रेट हाई होगा और किसका ब्रीदिंग रेट लो होगा। ओके, तो इसके पहले देखो कुछ दिया गया है यहाँ पे। On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute। तो एक नॉर्मल इंसान, ओके, एक एडल्ट पर्सन जब रेस्ट पोजीशन में रहते हैं तो वो नॉर्मली 15 to 18 टाइम्स क्या करते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट
करते हैं 1 मिनट में, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज होकर 25 टाइम्स हो सकता है 1 मिनट में। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. तो जब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो उस टाइम सिर्फ हम लोग तेजी तेजी से सांस ही नहीं लेते हैं, बल्कि हम लोग डीप ब्रेथ्स भी करते हैं, जैसे कि इस तरह से लंबे समय तक ज्यादा भर के पूरा सांस लेते हैं, है ना। तो उस तरह से, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आप एक बार में ले सके। ओके, पहले wants to know why we yawn when we are sleepy or drowsy। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हाउ डू वी ब्रेथ। हम लोग ब्रेथ इस तरह से करते हैं। तो ये सेकेंड टॉपिक में हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड टॉपिक जो है, हाउ डू वी ब्रेथ। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो चलो अब ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में जानते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। तो जो एयर है उसको नॉर्मली हम लोग टेक इन कहाँ से करते हैं? नॉस्ट्रिल से, ये जो नाक है इधर से। ओके, व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नासल कैविटी। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं एयर को तो ये नॉस्ट्रिल होते हुए नासल कैविटी में जाता है। ओके, फ्रॉम द नासल कैविटी द एयर रीचेस आवर लंग्स। तो नासल कैविटी होते हुए एयर कहाँ पहुँचता है? हमारे लंग्स में, थ्रू द विंड पाइप। विंड पाइप होते हुए, ओके, नासल कैविटी से विंड पाइप होते हुए ये जो ब्रीथिंग हम लोग करते हैं जो एयर, वो हमारे लंग्स तक पहुँचता है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स जो है वो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। This cavity is surrounded by ribs on the sides। तो ये जो चेस्ट कैविटी है, लंग्स जो है ये चेस्ट कैविटी के अंदर रहता है। ओके, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। ये जो चेस्ट कैविटी है, ये चेस्ट कैविटी साइड से रिब्स से घिरा हुआ है। ओके, रिब केज आप पढ़े होंगे, तो रिब से घिरा हुआ होता है। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity। तो ये जो फ्लोर होता है चेस्ट कैविटी का, इसमें होता है डायफ्राम। ओके, ये है फ्लोर। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। तो ये जो ब्रीदिंग जो प्रोसेस है, इसमें हमारा डायफ्राम जो है और हमारा जो रिब केज है, ये दोनों का मूवमेंट होता है। अब जब सांस लेते हो, अगर डीप ब्रेथ आप करते हो तो देखोगे आपका ये चेस्ट जो है ऊपर की तरफ आ जाता है। देखो बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये जो चेस्ट कैविटी है ये बाहर की तरफ आता है, और नीचे जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाता है, ताकि वहां पे एरिया ज्यादा मिले और सांस अंदर जा पाए। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स up and outwards and diaphragm moves down। तो इनहेल करते वक्त ये जो रिब्स है ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, ओके, इस तरह, तो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ निकल जाता है, और जो डायफ्राम है वो नीचे आ जाता है, नीचे की तरफ। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो मूवमेंट है, इसमें अंदर का स्पेस जो है वो बढ़ जाता है चेस्ट कैविटी का, एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। और उस टाइम एयर जो है, हवा जो है वो लंग्स में सीधा जाके भर जाता है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। तो लंग्स एयर से फिल हो जाता है। ड्यूरिंग एक्सेलेशन रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड्स। तो जब आप एक्सेल करते हो, यानी कि एयर को बाहर निकलना होता है आपको, तो उस टाइम आप क्या करते हो? चेस्ट का मूवमेंट किस तरफ होता है? नीचे की तरफ और अंदर की तरफ। ओके, पहले सांस लो, तो ऐसे नीचे की तरफ जाके अंदर की तरफ चला जाता है चेस्ट कैविटी।
while diaphragm moves up to its former position। और जो डायफ्राम है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। उस टाइम क्या क्या करना होता है, अंदर का जो चेस्ट कैविटी का जो एरिया है उसको कम करना होता है। ओके, दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। तो इस टाइम चेस्ट कैविटी का साइज छोटा हो जाता है और उस टाइम लंग्स जो है वो पुश करके एयर को बाहर निकाल देता है। These movements in our body can be felt easily। तो ये जो बॉडी का मूवमेंट है ये बहुत आसानी से आप देख सकते हो, आप बता सकते हो। टेक अ डीप ब्रेथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। तो अब डीप ब्रेथ लो, उस टाइम हाथ जो है वो आपके एब्डोमेन पे रखो। ओके, रख के आप फील करो उस मूवमेंट को। After having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition। तो ये जब बच्चे सीख जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, चिल्ड्रन चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो कुछ बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट है। The air around us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollens, etc। तो हमारे चारों तरफ जो एयर है उसमें क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही रहता है? नहीं, उसमें और भी बहुत कुछ है जो कि अनवांटेड पार्टिकल्स है, जैसे कि स्मोक, डस्ट, पोलेंस। When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं उस टाइम क्या होता है, नाक के अंदर कुछ बाल होता है, ठीक है, ये नासल कैविटी में कुछ हेयर होता है जो कि इसको ट्रैप कर लेता है। ये जो अनवांटेड चीज है जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो गया, फिर ये पोलेंस हो गए, ये सारे अनवांटेड चीज को वो रोक लेता है। However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity। तो कभी कभार क्या होता है कि ये जो हेयर है वो उसको रोक नहीं पाता, इस जो अनवांटेड चीजें हैं ये अंदर में चला जाता है। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज। तो ये जब जाता है तो जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है वो अगर अंदर चला जाए, अंदर जाके कहीं पे हो सकता है कि आपका जो विंड पाइप है उसमें कहीं पे चिपक जाए, तो उस टाइम आपको क्या होता है, छींकते हो आप। स्नीजिंग एक्सपेल्स दिस foreign particles from the inhaled air and a dust free clean air enters our body। तो ये जो स्नीजिंग हम लोग करते हैं, स्नीजिंग करके उस डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो बाहर से अंदर जाते हैं, जिसको हम लोग नहीं चाहते कि वो अंदर जाए, फिर भी वो अगर अंदर चला जाता है तो उसको छींक के आप बाहर कर देते हो और शुद्ध ऑक्सीजन को, शुद्ध एयर को आप अंदर लेते हो। टेक केयर। यहाँ पे देखो क्या बताया जाता है, when you sneeze you should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other person। तो जब आप स्नीजिंग कर रहे हो, जब आप छींक रहे हो, उस टाइम हैंकी लेके कवर करके रखना है आपके फेस को, क्योंकि आप जितना तेजी से छींकोगे वो उतना आगे भाग जाएगा। हो सकता है आगे कोई रहने वाला हो वो उसको फिर इनहेल कर ले, क्योंकि उसके सांस के साथ वो अंदर चले ना जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इसमें। स्मोकिंग डैमेज लंग्स। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। तो आप स्मोकिंग करते हुए किसी को ना किसी को तो देखे होंगे, लेकिन स्मोकिंग जो है वो लंग्स को डैमेज कर देता है। ओके, और कहीं ना कहीं ये कैंसर के साथ भी कनेक्टेड है। स्मोकिंग अगर कोई ज़्यादा कर ले तो हो सकता है कि उसको लंग्स कैंसर हो जाए, तो इसको अवॉइड करने हैं। ओके, एवरीवन वाज boasting that she or he could expand it the maximum। How about doing this activity in the classes, in the class with your classmates? तो ये जो बता रहा था कि बच्चे चेस्ट एक्सपेंशन एक कंपटीशन में लग जाते हैं, तो ये कंपटीशन आप भी कर सकते हैं क्लास में, ठीक है। इस तरह से सांस जितना ले सकते हो लो और अपने चेस्ट कैविटी को बाहर निकालो, जितना बाहर आप निकाल सकोगे चेस्ट कैविटी को सांस लेते हुए तो आप जीत जाओगे। ओके,
तो नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 10.4। टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। यहाँ पे देखो एक टेबल दिया गया है 10.2 नीचे पेज नंबर 113 में। तो इसमें क्या करना है कि आपको डीप ब्रेथ लेना है, जितना डीप ब्रेथ आप ले सकते हो लो, और वहाँ पे एयर कुछ देर के लिए होल्ड करके रखना है, ब्रेथ को होल्ड कर लेने हैं और एक मेजरिंग टेप से मेजर करना है और जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको टेबल 10.2 में फिल करने हैं। Measure the size of the chest again when expanded and indicate which classmate shows the maximum expansion of the chest। तो इस तरह सबका ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप इनहेल कर रहे हो उस टाइम भी एक बार मेजर लेने हैं, जब आप उसको एक्सेल कर रहे हो, आउट कर रहे हो, एयर को ब्रेथ आउट कर रहे हो, उसके बाद भी एक बार लेना है, यानी कि सांस एक बार छोड़ने के बाद। इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा और जब आप सांस लोगे तो इस टाइम बढ़ जाएगा। तो दोनों का मेजर लेना है। तो इस टेबल को फिल कैसे करोगे, लेफ्ट साइड में आपको क्लासमेट का नाम लिखना है, जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। उसके बाद ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेल करने के बाद, उसके बाद ड्यूरिंग एक्सेलेशन, एक्सेल करने के बाद, सांस छोड़ने के बाद, उसके बाद ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो आपको लिखने हैं। ओके, बेसिकली इनहेल करने के बाद आपको फूल जाएगा तो उसको आप उससे आप घटा दोगे एक्सेल के टाइम पे जितना आता है, तो आपको डिफरेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 10.5। टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम, गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। एक वाई शेप का ग्लास और प्लास्टिक का ट्यूब आपको लेने हैं। ओके, और दूसरी एक वाइट प्लास्टिक बॉटल लेके उसका नीचे का पोर्शन हटा देने हैं। समझ में आ गया? मेक अ होल इन द लीड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। उसके लीड को होल कर देने हैं लीड में, ताकि ट्यूब उसमें से पास हो सके। To the forked end of the tube fix two deflated balloons। तो जो forked end है उसमें दो deflated balloons को fill कर मतलब fix कर देने हैं। Introduce the tube into the bottle as shown in figure 10.7। तो figure 10.7 अगर आप follow करते हो, ये जो फिगर है फिगर 10.7, इस फिगर जैसे आपको बनाने हैं। ओके, समझ में आ रहा है? Now cap the bottle, seal it to make it airtight। तो उसके बाद उस बॉटल को क्या करने हैं, कैप लगा देने हैं, सील कर देने हैं, ताकि वो पूरी तरह से एयरटाइट हो जाए। To the open base of the bottle, tie a thin rubber or plastic sheet using a large rubber band। तो बेसिकली इस फिगर को बुक्स में ये फिगर निकालो 114 पेज नंबर, ठीक है। ये देखो एक बॉटल लिया गया है, इसके नीचे वाला पोर्शन हटा के यहाँ पे बेलून लगाया गया है। ये वाई शेप जो पाइप आपने लिए हैं, इधर होल करके लीड से इधर से निकाल दिया गया है इसको। आप इसको नीचे से आपको खींचना है, और ये वाई शेप जो है इसमें देखो बेलून लगाया गया है, ठीक है। जब आप इसको खींचोगे, इस रबर को यहाँ पे जो लगाया हुआ, इसको जब आप खींचोगे तो ये जो बेलून है ये फूल जाएगा। तो ये जो दो बेलून है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका लंग्स। ओके, और ये नीचे जो है डायफ्राम, और बाकी ये चेस्ट कैविटी को इंडिकेट कर रहा है। हालांकि ये चेस्ट कैविटी जैसा मूवमेंट इस पे नहीं शो कर सकते, इस बॉटल का कोई मूवमेंट नहीं होगा बेसिकली, लेकिन ये डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आता है, तो आपके लंग्स में एयर फील होता है। तो इस तरह ये वाला एक्टिविटी आप कर सकते हैं। To understand the expansion of the lungs, pull the rubber sheet from the base downwards and watch the balloons। तो जैसे मैंने बताया कि नीचे जो रबर शीट आप लगाया है बॉटल का, उसको अगर आप पुल करोगे
तो वो जो बैलून है उसको ध्यान में रखना है, उसके तरफ देखना है। नेक्स्ट, पुश द रबर और प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून्स। तो उसके बाद उस प्लास्टिक शीट को ऊपर की तरफ पुश करना है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है। डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बैलून्स? आप अगर ध्यान से देखोगे तो बैलून में कुछ चेंजेस आएगा जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो। व्हाट डू द बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट? ये जो बैलून है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट? तो बैलून जो है अभी मैंने बताया, दो बैलून जो लगा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लंग्स को। और जो नीचे रबर शीट लगा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायफ्राम को। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो अभी आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो कि ब्रीदिंग प्रोसेस जो है उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है, राइट? तो ये था हाउ डू वी ब्रेथ, ब्रेथ हम लोग किस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, ब्रीदिंग अंडर वाटर, डू प्लांट्स आल्सो रेस्पिर। तो ये जो 4 टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। ओके, सो अभी क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से आप रीड करेंगे। रीड करने के बाद अगर समझ में नहीं आता तो ऑब्वियसली आप कांटेक्ट करेंगे, और अगर समझ गए हैं तो जो हार्ड वर्ड्स है उसको आपको नोट डाउन करने हैं और उसका मीनिंग को भी। ओके, सो फॉर नाउ बाय, हैव अ गुड डे।